नमस्कार डियर स्टूडेंट। अपने संतुलित भोजन और पोषक तत्व के पिछले पार्ट में अपनी बात कर चुके हैं पोषक तत्वों के बारे में, जिसमें अपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में और इसके अलावा वसा के बारे में भी अपने डिस्कस कर चुके हैं। और आज की संतुलित भोजन और पोषक तत्व की आज की इस वीडियो पार्ट के अंदर अपने बात करने वाले हैं किसके बारे में, पोषक तत्व खनिज लवण के बारे में। देखिए किस प्रकार से खनिज लवण हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में सहायता करते हैं। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वह खनिज लवण। खनिज लवण तो कौन कौन से खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, तो उसमें अपने सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में। तो सबसे पहला जो खनिज लवण जो शरीर के लिए आवश्यक और मूलभूत आवश्यकता होती है वह क्या है, कैल्शियम, जिसको अपने Ca से याद रखना है। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca। अब देखो कैल्शियम में तो अगर अपने बात करें तो मानव शरीर की जो हड्डियां होती हैं, दांत होते हैं, नाखून होते हैं, देखिए ये किससे निर्मित होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के मिलने से कैल्शियम फास्फेट का निर्माण होता है और कैल्शियम फास्फेट से मानव की हड्डियां, मानव के दांत और नाखून ये किससे निर्मित होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होते हैं। और अगर अपने शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है तो उससे अपनी हड्डियां वे क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि हड्डियां कमजोर होगी, हड्डियों का विकास नहीं होगा, जिससे अपने शरीर की क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाती है, जिसको अपने बोल देते हैं शारीरिक वृद्धि कुंठित होना। तो शरीर की जो हड्डियों का विकास है वह कौन सा तत्व करता है, कैल्शियम करता है। और देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम की अपनी प्रतिदिन मानव शरीर को प्रतिदिन जो आवश्यकता होती है, दैनिक आवश्यकता कितनी रहती है कैल्शियम की, 500 मिलीग्राम। कितनी, 500 मिलीग्राम पर डे अपने को कैल्शियम की मात्रा एक खनिज पोषक तत्व के रूप में शरीर के द्वारा ग्रहण की जानी चाहिए। तो कैल्शियम की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दैनिक आवश्यकता होती है वह कितनी होती है, 500 मिलीग्राम होती है। और कैल्शियम की प्रमुख स्रोतों के बारे में अगर अपनी बात करें तो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे दूध हो गया, दूध के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम की। इसके अलावा जैसे पनीर है, इसके अलावा जैसे हरी सब्जियां, अंडे, ये सारे के सारे किसकी प्रचुर स्रोत हैं, कैल्शियम के प्रचुर स्रोत हैं। इसके अलावा जो अनाज होता है, अनाज के अंदर भी किसकी मात्रा उपस्थित होती है, कैल्शियम की मात्रा उपस्थित होती है। देखिए कैल्शियम के प्रमुख स्रोत पूछे जाए तो प्रमुख स्रोत कौन कौन से, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, अंडे और अनाज इसके प्रमुख स्रोत हैं। और कैल्शियम का मानव शरीर में क्या कार्य होता है, तो देखो कैल्शियम है वह अपने दांतों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और दांतों और हड्डियों की संरचना का निर्माण करने में कौन सा खनिज पोषक तत्व सहायक होता है, कैल्शियम। देखिए इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, दांत में हड्डियों की संरचना का निर्माण करना, दांत व हड्डियों की संरचना का निर्माण करना। तो दांत और हड्डियों की संरचना का निर्माण कौन करता है, कैल्शियम पोषक तत्व करता है। और इसके अलावा जो रुधिर का स्कंदन होता है, रुधिर स्कंदन का कार्य भी किस खनिज पोषक तत्व के द्वारा होता है, किस खनिज पोषक तत्व के द्वारा होता है, कैल्शियम के द्वारा। तो रुधिर स्कंदन के रूप में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है, कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है, कैल्शियम पोषक तत्व सहायक होता है। तो देखिए इसके अलावा जो तंत्रिकाएं होती है और अपने शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो पेशियां है, उनके सभी कार्य संपादित किसके द्वारा होते हैं, कैल्शियम के द्वारा। देखिए तंत्रिकाओं और कोशिकाओं या तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य
किसके द्वारा संपादित होते हैं? कैल्शियम के द्वारा संपादित होते हैं। समझा की बात? और अगर अपने शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाए तो उससे हमारे दांत हैं, हड्डियां हैं, वो क्या पड़ने लगती है, कमजोर होने लगती हैं, और जिससे शारीरिक वृद्धि है वह रुक जाती है। तो शारीरिक वृद्धि क्या होने लगती है? कुंठित होने लगती है। देखिए, कैल्शियम की कमी से उत्पन्न प्रभाव, कमी से उत्पन्न प्रभाव, तो कमी से कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं? तो कमी से जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जब कैल्शियम की कमी आ जाती है तो दांत और हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती है। दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती है। दांत और हड्डियों का कमजोर होना। दांत और हड्डियां किसके कारण कमजोर होती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण दांत और हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा जब दांत और हड्डियां कमजोर होगी तो हड्डियों का जब विकास नहीं होगा तो शारीरिक वृद्धि है वह रुक जाती है। तो शारीरिक वृद्धि कुंठित होना, शारीरिक वृद्धि कुंठित होना, शारीरिक वृद्धि कुंठित होना। समझा की बात यहां तक? तो अपने बात की किसके बारे में? कैल्शियम के बारे में। अपने शरीर को प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, पनीर, हरी सब्जियां, अंडे और अनाज, इन सभी के अंदर कैल्शियम है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या कार्य है? दांत और हड्डियों की संरचना का निर्माण करना, रुधिर का स्कंदन करने में कैल्शियम सहायक तत्व है। तंत्रिकाओं और पेशियों से संबंधित जो भी कार्य संपादित होते हैं वे किस पोषक तत्व के कारण संपादित होते हैं? कैल्शियम के कारण। और जब शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाए तो उससे दांत और हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं, और शारीरिक वृद्धि है वह क्या हो जाती है? कुंठित हो जाती है। समझा की बात यहां तक? समझ में आ गई तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट खनिज पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट खनिज पोषक तत्व है फास्फोरस। अब देखिए, नेक्स्ट जो खनिज पोषक तत्व है वह कौन सा है? फास्फोरस। तो नंबर 2 पे अपनी बात करने वाले हैं किसके बारे में? फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस। तो फास्फोरस की बात करें तो इसको अपने किससे डिनोट करेंगे? इसका प्रतीक क्या होता है? पी। तो देखो, फास्फोरस क्या है? एक अधात्विक तत्व होता है। अधात्विक तत्व होता है मतलब इसको अपने किस में रखा जाता है? रासायनिक दृष्टि से देखे जाए तो फास्फोरस को अपने जल के अंदर रखा जाता है। अगर जल से बाहर रख दिया जाए तो फास्फोरस अपने आप आग पकड़ लेता है। मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील अधातु कौन सी है? फास्फोरस है। किसकी दृष्टि से देखें तो रासायनिक दृष्टि से, लेकिन अपने किसकी दृष्टि से बात कर रहे हैं? अभी वायु की दृष्टि से बात कर रहे हैं। वायु की दृष्टि से ये शरीर के लिए आवश्यक एक पोषक तत्व होता है। और इसकी हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? प्रतिदिन मानव शरीर को कितनी मात्रा में फास्फोरस का सेवन करना चाहिए? तो कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए? 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम फास्फोरस है वह प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को एक पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अब देखो, फास्फोरस के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो फास्फोरस किन किन स्रोतों के अंदर पाया जाता है? तो फास्फोरस के अगर अपने स्रोतों के बारे में बात करें तो फास्फोरस किस में पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है दूध में, मांस में और अनाज में। तो फास्फोरस किस में पाया जाता है? फास्फोरस के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, मांस और अनाज। ये फास्फोरस के क्या है? प्रचुरतम स्रोत हैं जिनके अंदर फास्फोरस की मात्रा उपस्थित होती है। समझा की बात? तो फास्फोरस के प्रमुख स्रोत पूछे तो कौन कौन से हैं? दूध, मांस और अनाज। अब देखो, फास्फोरस हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो फास्फोरस के कार्य कौन कौन से हैं? फास्फोरस भी देखो, अभी अपनी बात की थी हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट से। और कैल्शियम फास्फेट का निर्माण होता है कैल्शियम और फास्फोरस दोनों तत्वों के मिलने से। तो फास्फोरस भी अपने हड्डियों और दांतों की संरचना का निर्माण करने में सहायता करता है। तो दांत में हड्डियों की संरचना का निर्माण
दांत व हड्डियों की संरचना का निर्माण कौन करता है? कौन करता है? फास्फोरस करता है। इसके अलावा इसके अन्य कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखना, अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखना। अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है? खनिज पोषक तत्व करता है। कौन सा पोषक तत्व करता है? खनिज पोषक तत्व। कौन सा खनिज पोषक तत्व? फास्फोरस पोषक तत्व के द्वारा शरीर में अम्ल और क्षार की का संतुलन है वो बना रहता है। इसके अलावा ये अपने किस के रूप में सहायता करता है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक ऊर्जा का रूप होता है, तो एटीपी के रूप में। और इसके अलावा डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और इसके अलावा आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल की घटक के रूप में कौन कार्य करता है? कि घटक के रूप में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? फास्फोरस सहायक होता है। तो फास्फोरस की अगर अपनी बात करें तो दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? शरीर को 500 मिलीग्राम प्रतिदिन सेवन करना चाहिए फास्फोरस का। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से? दूध, मांस, अनाज। कार्य क्या है? दांत और हड्डियों की संरचना का निर्माण करता है, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी के घटक के रूप में कार्य कौन सा खनिज पोषक तत्व करता है? फास्फोरस। अब देखिए, अगर अपने शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी आ जाए तो फास्फोरस की कमी से शरीर में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं? देखो, एक तो अपनी जो हड्डियां हैं, दांत है, ये क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, और शारीरिक वृद्धि है वह कुंठित हो जाती है। तो दांत व हड्डियों का कमजोर होना, दांत व हड्डियों का कमजोर होना, दांत व हड्डियों का कमजोर होना। दांत और हड्डियां कमजोर किस पोषक तत्व की कमी से होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। और जब दांत और हड्डियां कमजोर होगी तो हड्डियां विकास नहीं कर पाती हैं, जिससे शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। तो शारीरिक वृद्धि कुंठित होना, शारीरिक वृद्धि कुंठित होना। तो अपने शरीर में फास्फोरस की कमी होने के कारण दांत और हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं, जिससे शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। समझा की बात? तो अपने बात की फास्फोरस की प्रतिदिन हमारे शरीर को कितने फास्फोरस की आवश्यकता होती है? 500 मिलीग्राम। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से? दूध, मांस, अनाज। और इसके प्रमुख कार्य क्या है? दांत और हड्डियों की संरचना का निर्माण करना, अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? फास्फोरस। एटीपी जो एक ऊर्जा का रूप है, डीएनए, आरएनए, इन तीनों के घटक के रूप में कौन सा खनिज पोषक तत्व कार्य करता है? फास्फोरस। और जब फास्फोरस की कमी हो जाए तो दांत और हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाती हैं, और शारीरिक वृद्धि कुंठित हो जाती है। समझा की बात? अब देखिए, अब अपने आगे बात करते हैं नेक्स्ट खनिज लवण के बारे में, खनिज पोषक तत्व के बारे में। तो देखिए, नेक्स्ट जो खनिज पोषक तत्व है वह कौन सा है? नेक्स्ट खनिज पोषक तत्व है गंधक, या जिसको अपने क्या कहते हैं? सल्फर कहा जाता है। तो तीसरा खनिज पोषक तत्व जिसके बारे में अपने बात करेंगे वह है गंधक, या इसको अपने क्या कहते हैं? सल्फर भी कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या होता है? एस। इसका प्रतीक क्या होता है? एस। अब देखो, सल्फर की प्रतिदिन हमारे शरीर को जो आवश्यकता होती है, तो सल्फर की जो दैनिक आवश्यकता होगी वह कितनी रहती है? प्रतिदिन हमारे शरीर को कितनी मात्रा में सल्फर ग्रहण करना चाहिए, या गंधक की मात्रा को ग्रहण करना चाहिए? तो प्रतिदिन हमें कितना? 3 मिलीग्राम। कितना? 3 मिलीग्राम सल्फर की मात्रा का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। और इसकी प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? सल्फर के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं जिनके अंदर सल्फर की मात्रा पाई जाती है? तो देखो, भोजन की जितनी भी भोजन से जुड़ी हुई जितने भी अपनी अनुबंधित प्रोटीन से, ठीक है, उन सभी में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। तो भोजन की सभी अनुबद्ध प्रोटीन्स, अनुबद्ध
प्रोटीन्स के अंदर किसकी मात्रा उपस्थित होती है, गंधक की मात्रा उपस्थित होती है। तो प्रमुख स्रोत क्या होंगी, भोजन के अंदर प्रयुक्त होने वाली सभी प्रोटीन्स जिनके अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है, सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है शरीर को, 3 मिलीग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। अब देखो सल्फर हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, देखिए सल्फर के कार्य कौन कौन से हैं। तो सल्फर के कार्यों की अगर अपने बात करें तो देखिए प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। पिछले पार्ट में अपनी बात कर चुके हैं कि प्रोटीन्स का निर्माण किससे होता है, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के मिलने से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन्स का निर्माण होता है। और प्रोटीन्स के अंदर ही किसकी मात्रा उपस्थित होती है, गंधक या सल्फर की मात्रा उपस्थित होती है। तो जितने भी अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्लों के घटक के रूप में कौन सा तत्व कार्य करता है, सल्फर। तो इसका जो कार्य होगा वह क्या होगा, अमीनो अम्लों के घटक के रूप में कौन सा खनिज पोषक तत्व कार्य करता है, कौन सा पोषक तत्व कार्य करता है, गंधक या सल्फर। अब अगर अपने शरीर में सल्फर की या गंधक की कमी हो जाती है तो उससे अपने शरीर के अंदर देखो किसकी कमी होगी, देखो ये प्रोटीन्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और अमीनो अम्लों के घटक के रूप में कौन सा तत्व कार्य करता है, सल्फर कार्य करता है। तो देखो जब सल्फर की कमी होगी तो कमी से जो प्रभाव उत्पन्न होंगे शरीर में वे कौन से होंगे, देखो इससे सल्फर की कमी आने के कारण अमीनो अम्ल की मात्रा में कमी आएगी, तो उससे प्रोटीन्स की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। तो पहला प्रभाव क्या होगा, प्रोटीन्स की कमी होना, प्रोटीन्स की कमी होना। तो अपने शरीर के अंदर सल्फर की कमी होने से शरीर में प्रोटीन्स की मात्रा में कमी हो जाती है। और प्रोटीन की मात्रा में कमी होने के साथ साथ प्रोटीन से जुड़ी हुई जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो भी गड़बड़ा जाती हैं। देखिए प्रोटीन की उपापचयी क्रियाओं में, प्रोटीन की उपापचयी क्रियाओं में गड़बड़ी होना, उपापचयी क्रियाओं में गड़बड़ी होना, यह सब किसके कारण होता है, सल्फर की कमी के कारण होता है। देखिए सल्फर की अगर अपने बात करें तो मानव शरीर को प्रतिदिन सल्फर की कितनी आवश्यकता होती है, 3 मिलीग्राम की। इसके प्रमुख स्रोत क्या है, भोजन के लगभग सभी अनुबद्ध जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें किसकी मात्रा उपस्थित होती है, सल्फर की। और सल्फर हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है, अमीनो अम्लों के घटक के रूप में कार्य करता है। और जब अपने शरीर में सल्फर की कमी आ जाएगी तो उससे शरीर में प्रोटीन्स की मात्रा में कमी होगी और प्रोटीन की उपापचयी क्रियाओं में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाती है, जिससे प्रोटीन्स क्या कार्य करते हैं, अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं। और इसके अलावा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में प्रोटीन सहायक होते हैं। तो प्रोटीन्स की कमी होगी तो टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत नहीं होगी और शरीर है वह वृद्धि नहीं कर पाएगा और शरीर की वृद्धि और विकास से वह क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है। देखिए शारीरिक वृद्धि क्या हो जाती है, कुंठित हो जाती है, मतलब शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, जिसको अपने कुंठित होना बोलेंगे। तो शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, समझा की बात यहां तक, तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे, पोटेशियम। अब देखिए भी नेक्स्ट जो पोषक तत्व है वह कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम एक धात्विक तत्व है और इसे रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसे पेट्रोलियम पदार्थों के अंदर रखा जाता है। अगर इसे पेट्रोलियम पदार्थों से बाहर रख दिया जाए तो ये वायु की उपस्थिति में नमी ग्रहण कर अपने आप ही आग पकड़ सकता है। लेकिन अपने बात कर रहे हैं पोषक तत्व की दृष्टि से, तो नेक्स्ट जो पोषक तत्व है वह कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के। और देखिए पोटेशियम की हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी आवश्यकता रहती है, तो दैनिक आवश्यकता होती है मानव शरीर को पोटेशियम की, वह कितनी होती है, 2 मिलीग्राम। कितनी, 2 मिलीग्राम प्रतिदिन पोटेशियम की मात्रा का सेवन करना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें पोटेशियम के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो पोटेशियम की मात्रा किन किन स्रोतों के अंदर उपस्थित होती है। तो प्रमुख स्रोतों में अगर अपने बात करें
प्रमुख स्रोत है, जैसे मांस, दूध, इसके अलावा जैसे हरी सब्जियां हैं, ठीक है, अनाज है, फल है, अनाज, फल, हरी सब्जियां, ये सभी किसके प्रचुरतम स्रोत हैं? पोटेशियम की। जिस पोटेशियम के प्रमुख स्रोत पूछे तो कौन कौन से? मांस, दूध, अनाज, फल और हरी सब्जियां। अब देखिए पोटेशियम हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य संपादित करने में सहायक होता है? तो प्रोटीन कौन कौन से कार्य करता है? शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का संतुलन बनाए रखता है। अम्ल क्षार की मात्रा का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पोटेशियम भी करता है, संतुलन बनाए रखना। अब इसके अलावा इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? अगर अपनी बात करें तो अपने शरीर के अंदर जो जल की मात्रा होती है, जल का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पोटेशियम। तो जल का संतुलन बनाए रखना, जल का संतुलन बनाए रखना, जल का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पोटेशियम करता है। इसके अलावा जो तंत्रिकाओं की जो कार्य प्रणाली है उसको सुचारू बनाए रखने के लिए सहायक पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। तंत्रिकाओं की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखने में सहायक, सुचारू बनाए रखने में सहायक कौन सा पोषक तत्व है? पोटेशियम। इसके अलावा अपनी बात करते हैं तो पोटेशियम की कमी से हमारे शरीर में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं? तो पोटेशियम की कमी से उत्पन्न होने वाले प्रभावों की अगर अपनी बात करें तो उससे अपनी जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब उच्च रक्तचाप जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, पेशियों के अंदर दुर्बलता या कमजोरी आ जाती है, और इसके अलावा अपनी अंग घात रोग हो सकता है, जिसको अपने अंग घात या पक्षाघात, जिसको अपने पैरालाइसिस या लकवा रोग कहा जाता है, वह किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से हो सकता है। देखिए अगर पोटेशियम की कमी आ जाए तो इससे अपने शरीर के अंदर किस प्रकार के विकार या किस प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे? उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो पेशियों के अंदर कमजोरी उत्पन्न होना, पेशियों में कमजोरी उत्पन्न होना मतलब पेशियों की दुर्बलता, पेशियों की दुर्बलता। और इसके अलावा और कौन कौन से रोग हो सकते हैं? पक्षाघात, या जिसको अपने अंग घात रोग कहा जाता है, पक्षाघात, या इसको अपने क्या बोल देते हैं? अंग घात बोल देते हैं। अंग घात के अलावा इसे किस नाम से जानते हैं? पैरालाइसिस, पैरालाइसिस रोग, या इसको अपने क्या कह देते हैं? लकवा, लकवा रोग। ये किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से। तो देखिए पोटेशियम की हमारे शरीर को जो दैनिक आवश्यकता रहती है वह कितनी रहती है? 2 मिलीग्राम। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं पोटेशियम के? मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियां। इसके अलावा पोटेशियम का हमारे शरीर में क्या कार्य है? अम्ल और क्षार की मात्रा का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पोटेशियम। जल का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पोटेशियम। और तंत्रिकाओं की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखने में सहायक कौन सा पोषक तत्व है? पोटेशियम। और जब हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाए तो कमी से कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और पेशियों के अंदर क्या आ जाती है? दुर्बलता या कमजोरी आ जाती है, जिससे पक्षाघात या अंगघात या पैरालाइसिस या लकवा रोग हो सकता है। समझा की बात? तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे जो है क्लोरीन। कर लिया नोट? अब देखिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसके बारे में? क्लोरीन के बारे में। तो नेक्स्ट जो पोषक तत्व है वह कौन सा है? क्लोरीन। देखिए नंबर 5 पोषक तत्व के बारे में बात करें तो नंबर 5 कौन सा है? क्लोरीन। इसका प्रतीक क्या होता है? Cl। और क्लोरीन की हमारे शरीर को जो दैनिक आवश्यकता होती है वह कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 3.2 मिलीग्राम की। कितनी? 3.2 मिलीग्राम
कैलोरीन की मात्रा प्रतिदिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। अब देखो कैलोरीन किस में पाया जाता है, तो देखो बेटा साधारण नमक का जो सूत्र होता है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, मतलब इसमें सोडियम भी पाया जाता है और कैलोरीन भी पाया जाता है। तो कैलोरीन का प्रमुख स्रोत है कौन सा होगा, खाने वाला नमक। इसका जो प्रमुख स्रोत होगा वह कौन सा होगा, खाने का नमक। प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, खाने का नमक। तो कैलोरीन किस में पाया जाता है, खाने के नमक में पाया जाता है। तो अपने घरेलू तौर पे सफेद नमक यूज किया जाता है, उसके अंदर किसकी मात्रा उपस्थित होती है, कैलोरीन की मात्रा उपस्थित होती है। और यह हमारे शरीर में क्या कार्य संपादित करता है, तो कैलोरीन है ये हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा का संतुलन बनाए रखता है। अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, कैलोरीन करता है। इसके अलावा जो अपना अमाशय है, जिसको अपने पेट बोल देते हैं, अमाशय में बनता है HCl अम्ल। और इसके अलावा अमाशय में जो जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो जठर रस का निर्माण करती हैं, तो जठर रस के निर्माण में सहायक कौन सा तत्व होता है, कैलोरीन। देखिए जठर रस के घटक के रूप में, जठर रस के घटक के रूप में, घटक के रूप में कौन सा तत्व कार्य करता है, कैलोरीन तत्व कार्य करता है। तो कैलोरीन का क्या कार्य है, अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है और जठर रस के घटक के रूप में कार्य करता है। अब देखिए अगर हमारे शरीर में कैलोरीन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कैलोरीन की कमी से कौन कौन से प्रभाव अपने शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। अगर अपने शरीर के अंदर कैलोरीन की मात्रा में कमी हो जाती है तो इसके कारण हमें भूख कम लगेगी, और भूख कम लगेगी। इसके अलावा पेशियों के अंदर ऐंठन उत्पन्न होने लगती है। देखिए कमी से उत्पन्न प्रभाव, भूख कम लगना, इसके अलावा पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होना, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होना, ये सारे के सारे प्रभाव किसके कारण होते हैं, कैलोरीन के कारण। तो कैलोरीन के बारे में अपने बात की, देख कितनी प्रतिदिन आवश्यकता रहती है शरीर को, 3.2 मिलीग्राम। ये किस में पाया जाता है, इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है, खाने का नमक। इसके प्रमुख कार्य क्या है, ये अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा जठर रस के घटक के रूप में, मतलब जठर रस के निर्माण में सहायक कौन सा तत्व होता है, कैलोरीन। और अगर अपने शरीर में कैलोरीन तत्व की कमी आ जाए तो उससे में भूख कम लगती है, और इसके अलावा पेशियों के अंदर ऐंठन या जकड़न उत्पन्न होने लगती है। समझा की बात, नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो पोषक तत्व है वह कौन सा है, नेक्स्ट पोषक तत्व के बारे में पढ़ते हैं जो है सोडियम। कौन सा है, सोडियम। तो नंबर 6 पे बात करने वाले हैं कौन सी खनिज पोषक तत्व के बारे में, सोडियम के बारे में। और सोडियम का जो प्रतीक है वह क्या होता है, Na। और रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो सोडियम एक क्षारीय धातु होती है और इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, और केरोसिन से बाहर रखने पर ये वायु की उपस्थिति में नमी ग्रहण कर अभिक्रिया कर आग पकड़ सकता है। लेकिन अपने पोषक तत्व की दृष्टि से देखें तो ये हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है, और हमारे शरीर को प्रतिदिन जो आवश्यकता होती है इसकी, सोडियम की, वह कितनी मात्रा में आवश्यकता रहती है, 3 ग्राम। कितना ग्राम, 3 ग्राम प्रतिदिन सोडियम की मात्रा है वह हमारे शरीर के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। और इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं, अभी अपनी बात की थी साधारण नमक या खाने का नमक है, जिसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, सोडियम और कैलोरीन की। और अभी अपनी बात कर रहे हैं किसकी, सोडियम की। तो सोडियम का प्रमुख स्रोत कौन सा होगा, खाने का नमक। प्रमुख स्रोत कौन सा होगा, खाने का नमक। और खाने का नमक जिसे अपने सोडियम क्लोराइड लवण कहते हैं, खाने का नमक जिसमें किसकी मात्रा उपस्थित होती है, सोडियम की भी होती है और कैलोरीन की भी मात्रा पाई जाती है। अब देखो सोडियम का क्या कार्य है, सोडियम कौन कौन से कार्य संपादित करता है। सोडियम भी हमारे शरीर में अम्ल
क्षार का संतुलन बनाए रखता है। अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखता है। क्षार का संतुलन बनाए रखता है। तो अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने में सहायक तत्व एक सोडियम भी है। इसके अलावा जो तंत्रिकाओं की कार्य की बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सोडियम। तो तंत्रिकाओं की कार्य की मतलब तंत्रिकाओं की जो कार्य प्रणाली होती है, तंत्रिकाओं की कार्य की या कार्य प्रणाली बोल सकते हैं। तो तंत्रिकाओं की कार्य की को सुचारू बनाए रखने में सहायक कौन सा पोषक तत्व है? सोडियम। तो ये अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है और तंत्रिकाओं की कार्यकी को सुचारू बनाए रखने के लिए या तंत्रिकाओं की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखने में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? सोडियम। और अगर इसकी हमारे शरीर में कमी आ जाए तो कमी आने के कारण क्या हो सकता है? कमी के कारण कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं? देखिए, कमी से जो उत्पन्न होने वाले प्रभाव हैं वह कौन कौन से? अब देखो, अगर सोडियम की कमी आएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अपने उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप की समस्या किसके कारण होती है? शरीर में सोडियम की कमी होने के कारण। और इसके अलावा भूख कम लगेगी और मांसपेशियों के अंदर ऐंठन उत्पन्न होने लगती है। तो भूख कम लगना। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो पेशियों में ऐंठन या जकड़न उत्पन्न होना। पेशियों में ऐंठन या जकड़न उत्पन्न होना, ये किसकी कमी के कारण होते हैं? सोडियम की कमी के कारण होते हैं। समझा गई बात? सोडियम की प्रतिदिन जो दैनिक आवश्यकता होती है शरीर के लिए, वे कितनी होती है? 3 ग्राम। इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? खाने का नमक, जिसको अपने साधारण नमक भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखना और शरीर की जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं उनकी कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सोडियम करता है। और जब सोडियम की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है और भूख कम लगती है। इसके अलावा पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होने लगती है। समझा की बात? तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट पोषक तत्व की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोषक तत्व है मैग्नीशियम। नेक्स्ट पोषक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। तो देखिए, किस प्रकार मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है और इसके क्या क्या कार्य हैं। देखिए, नंबर 7 पे अपने बात करने वाले हैं किसके बारे में? मैग्नीशियम के बारे में। देखो बेटा, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। ये भी एक धात्विक खनिज पोषक तत्व है। क्या है? धात्विक खनिज पोषक तत्व है। और इसकी हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी आवश्यकता रहती है? देखिए, मैग्नीशियम की प्रतिदिन जो दैनिक आवश्यकता होती है मानव शरीर को, वह कितनी होती है? 3.5 ग्राम। कितनी? 3.5 ग्राम प्रतिदिन मैग्नीशियम की मात्रा है। ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। क्योंकि एक आयरन या लोहे के साथ साथ मैग्नीशियम भी हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। और इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख स्रोतों की अगर अपने बात करें, जैसे अनाज हो गया, हरी सब्जियां हो गई। अनाज और हरी सब्जी में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? अनाज और हरी सब्जियां। अनाज और हरी सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत है। किसके प्रमुख स्रोत है बेटा? मैग्नीशियम की। समझा गई बात? मैग्नीशियम के प्रमुख स्रोत पूछे तो कौन कौन से हैं? अनाज और हरी सब्जियां हैं। इसके कार्य क्या है? मैग्नीशियम हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य संपादित करता है? तो देखिए, कार्य देखिए, अपने शरीर के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होता है तथा एटीपी जो एक ऊर्जा का रूप होता है, तो इनसे संबंधित जो उपापचय क्रियाएं होती है उनके अंदर सह एंजाइम के रूप में कौन सा पोषक तत्व कार्य करता है? मैग्नीशियम। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस व
एटीपी निर्माण में सह एंजाइम के रूप में कौन सा पोषक तत्व कार्य करता है? मैग्नीशियम कार्य करता है। अब देखो, अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम की क्या हो जाए, कमी आ जाए, मैग्नीशियम की मात्रा में कमी आने से शरीर में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं? तो शरीर में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं? जो अपनी उपापचय क्रियाएं होती हैं, जो पाचन से संबंधित क्रियाएं होती हैं, उनको अपने मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया या अपने उपापचय क्रिया कहा जाता है। उनके अंदर क्या जाती है? अनियमितता आ जाती है, जिससे अपने तंत्रिका तंत्र की कार्य की या कार्य प्रणाली क्या हो जाती है? प्रभावित होती है या बाधित हो जाती है। देखिए, कमी से किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होंगे? उपापचय क्रियाओं में अनियमितता होना, उपापचय क्रियाओं में अनियमितता होना किसकी कमी से होती है? ये मैग्नीशियम की कमी से। और इसके बाद अगर अपने बात करें तो इसकी कमी से और कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं? देखो, उपापचय क्रियाओं में गड़बड़ी होगी तो उससे तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली भी क्या होती है? प्रभावित होती है। तो तंत्रिका तंत्र की कार्य की प्रभावित होना, कार्य की मतलब कार्य प्रणाली, कार्य की प्रभावित होना, ये किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की प्रतिदिन हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता होती है? 3.5 ग्राम। और इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? अनाज और हरी सब्जियां। इसके अलावा इसकी प्रमुख कार्य क्या है? ग्लाइकोलाइसिस और एटीपी जो एक ऊर्जा का रूप होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एक ऊर्जा का रूप है, जिसका निर्माण होता है एटीपी के साथ एक फास्फोरस मॉलिक्यूल जुड़ने से। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। तो इनके अंदर सह एंजाइम मतलब एंजाइम के साथ कौन सा पोषक तत्व कार्य करता है? मैग्नीशियम। और जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो उपापचय क्रियाओं में क्या जाती है? अनियमितता हो जाती है, जिससे तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली है वो गड़बड़ा जाती है। समझ आ गई बात? यहां तक समझ आ गई तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे प्रमुख खनिज लवण। अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी बात करेंगे किसके बारे में? मानव तंत्र के बारे में।